हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका जिनोलिया सर और आज अपन पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम होगा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की बात करें अपन यानी केंद्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सबसे पहले कानून बनाने का काम किसने किया? तो व्यवस्थापिका ने किया। और वही कानून समीक्षा के लिए कहाँ जाएगा कि ये कानून सही है या गलत है, तो वो न्यायपालिका में जाएगा। इसकी स्पष्ट व्याख्या कौन करेगी? तो न्यायपालिका करेगी। और उस स्पष्ट व्याख्या करने के बाद में उसको लागू करने की जिम्मेदारी होगी वो संघीय कार्यपालिका की होगी। संघीय कार्यपालिका बोले तो संघ सरकार या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हमने कहा कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार में जो सर्वस्वी होगा, जो सर्वोपरि होगा, जो अंतिम डिसीजन जो लेता है वो एक्चुअली में कौन होता है? तो वो है मंत्रिपरिषद का मुखिया। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो प्रधानमंत्री, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अपनी सुविधा के लिए या अपन कह सकते हैं कि अपने कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करवाने के लिए क्या करेगा? एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। क्लियर है? और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 74 में कही गई है। लेकिन संघ सरकार में जब मुखिया ये है तो आपने कहा कि आपने तो राष्ट्रपति भी इसमें ब्यौरा दे रखा है, उपराष्ट्रपति भी दे रखा है, महान्यायवादी भी दे रखा है। तो इसलिए दे रखा है कि संघ सरकार को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। और वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं तो वो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं के साथ। देखिए, एक तो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति संघ सरकार में क्या कर रहा है? बल्कि सर्वोपरि तो मुख्य ये आपका प्रधानमंत्री है, मुखिया है, मंत्रिपरिषद का जो हेड है। लेकिन हमने ये कहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करेगा तो उसका अंतिम डिसीजन जो होगा, संघीय सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से जारी होंगे? राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे। और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में दे रखा है। क्लियर है? अब कहेंगे कि साहब इसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई डिसीजन लेने वाला हो तो वो उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति जो है उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 63 में है। हालांकि मुखिया हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, कौन है? तो प्रधानमंत्री है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 में दे रखा है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग जब भी संघ सरकार को, केंद्र सरकार को कोई कानूनी अड़चन पैदा हो जाती है तो उसकी सहायता के लिए क्या करता है? एक पद की नियुक्ति करता है। और वो पद कौन सा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? तो वो पद है महान्यायवादी, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सा पद होगा? तो जिसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो होगा राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं अपन तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए बनेगा कि साहब राष्ट्रपति पद का जो सृजन है, राष्ट्रपति पद का जो सृजन है वो एक्चुअली में कब हुआ? तो राष्ट्रपति पद का सृजन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ। क्लियर है? लेकिन ये पद तो बन गया, लेकिन अस्तित्व में किस दिन आया? तो ये पद अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ? राष्ट्रपति पद सबसे पहली बार अस्तित्व में आया। क्लियर है? अब बात करते हैं कि साहब जब पहली बार अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बना होगा। तो पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं? तो देखिए, इनका गांव जो है वो जीरादेई है। लेकिन अगर हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सारण। और सारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि साहब जब प्रथम की बात हुई है तो वर्तमान में भी बात होनी चाहिए। और वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद जो हैं ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? तो परोख गांव के रहने वाले हैं। परोख गांव कहाँ पड़ता है? तो इनकी जो तहसील है वो है डेरापुर। कहाँ है? डेरापुर तहसील है इनकी। और गांव कौन सा है इनका? परोख गांव, डेरापुर तहसील, डिस्ट्रिक्ट कानपुर एंड यूपी इनका स्टेट है। क्लियर है? तो क्रॉस क्वेश्चन क्या बना कि सब 26 जनवरी 1950 को आप कह रहे हैं कि पद अस्तित्व में आया, तो उससे पहले क्या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन नहीं होता था? यस, होता था। 26 जनवरी 1950 से पहले राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता था? तो वाइसराय या गवर्नर जनरल करते थे। तो फिर क्वेश्चन क्या बना कि 26 जनवरी 1950 से पहले वाइसराय कौन थे? तो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
चार पहले वायसराय थे। ये 26 जनवरी 1950 में पहले भारतीय वायसराय थे। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, देखिए कि सी राजगोपालाचारी, हमने नोट में स्पेशल डाला है कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय व एकमात्र भारतीय वायसराय रहे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए अपन बात करें, चलिए नेक्स्ट में अपन चर्चा करते हैं, और वो होगी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों में शामिल होने वाला क्या है, ये पदाधिकारी है। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 52 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारतीय संघ के लिए या भारत संघ के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत संघ के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में होंगी। संघ बोले तो केंद्र, और केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। या हम कहना चाहेंगे कि कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कोई होगा तो वो राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका जो होगी उसका संवैधानिक रूप से अगर कोई अध्यक्ष है तो वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। नाम मात्र की अगर कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यहाँ हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कार्यपालिका शक्तियाँ वास्तविक रूप से किस में निहित हैं, तो संघीय मंत्रिपरिषद में है। और इस संघीय मंत्रिपरिषद का मुखिया अगर कोई होगा तो वो कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है। अब अपन आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे आर्टिकल 53(2) की, यानी 53(2) क्या कहता है, 53(2) क्या कहता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है, सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाएं बोले तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना। यहाँ मैंने वर्तमान अध्यक्ष इसलिए नहीं डाला कि ये चेंजमेंट होते रहते हैं, तो हमने क्या कहा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आर्टिकल 53(2) कहता है ये बात। अब अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जो चर्चा करने जा रहे हैं अपन वो आर्टिकल किसके बारे में, 54 यस 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, तो उसके निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होगा वो कौन होंगे, कौन शामिल होंगे। तो निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले हमने कहा कि साहब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और वो भी कौन से, केवल निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार राज्य विधानसभा के सदस्य, इसी प्रकार राज्य विधानसभा के सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन शामिल होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किनको मिला, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा को मिला। अब बात करेंगे, अगर यही क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि कौन शामिल नहीं होते, तो याद रखना संसद के सभी मनोनीत सदस्य, क्योंकि निर्वाचित को ऑलरेडी हमने शामिल कर दिया है। तो कौन, संसद के सभी मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है। अब अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा आर्टिकल 55। क्लियर है। आर्टिकल 55 यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी। तो देखिए कैसी होगी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, एक संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होगा। अप्रत्यक्ष यानी जिनको हमने चुनकर भेजा वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, और हमने किन को चुन के भेजा है, संसद में तो सांसदों को, लोकसभा के सदस्यों को भेजा है, सांसदों को भेजा है, और विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों को भेजा है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों को नहीं जोड़ा जाता बल्कि मत मूल्यों को जोड़ा जाता है। जब भी अपने यहाँ पे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे मत किन को जोड़ा जाता है, मतों को जोड़ा जाता है, और जिनके पास मत ज़्यादा होंगे वो क्या बन जाएगा, वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन यहाँ मतों को ना जोड़कर मत मूल्यों को जोड़ा जाता है। ये बात याद रखना कि कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतों को नहीं जोड़ते हैं बल्कि मत मूल्यों को जोड़ा जाता है। जैसे अपन बात करें कि साहब इसमें कौन कौन होंगे, तो एमएलए एंड एमपी होंगे। तो एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, और भागफल में क्या होगा, 1000। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो जनसंख्या का आधार जो माना गया है वो 1971 को माना गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001, याद रखना 84वें संविधान संशोधन 84
84 संविधान संशोधन 2001 के तहत ये कहा गया है कि इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसमें? जनसंख्या का आधार वर्ष जो हमने 1971 माना है, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई 84वें संविधान संशोधन 2001 में कि इसमें 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन कि साहब अपन सबसे पहले निकालेंगे तो राजस्थान स्टेट का निकालेंगे, और राजस्थान में अपन कहें कि राजस्थान में विधायक का मत मूल्य कितना है, तो देखिए 1971 की पॉपुलेशन कितनी थी, तो 2,57,65,806 थी। और हमने कहा कि कुल विधायक कितने हैं, तो 200 हैं साहब विधायक, और भागफल में 1000। तो मत मूल्य क्या निकल के आया, जब ये मत मूल्य निकल के आया तो 128.829, जिसको हमने कितना माना, 129 माना। यानी राजस्थान में राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक विधायक का मत मूल्य कितना है, तो 129 129 है। अब बात करेंगे कि सब सर्वाधिक मत मूल्य और न्यूनतम मत मूल्य की। तो देखिए पूरे भारत में अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की एंड पॉपुलेशन की, तो यूपी सर्वोपरि है। यूपी में क्या है, विधानसभा सीटें भी कितनी हैं, 203 हैं, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं की है। तो अपन ये पॉपुलेशन जो निकाल रहे हैं वो 1971 की है, और एक विधायक का सर्वाधिक मत मूल्य वाला स्टेट अगर कोई होगा तो वो यूपी होगा। कितना है, 203। हमने कहा है कि विधायक का न्यूनतम मत मूल्य वाला स्टेट कौन सा होगा, सिक्किम। कितना है, तो 7 है। अब हम कहेंगे राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य, तो अभी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं 129, ये यहाँ पे अपने निकाल के भी दिखाया है कि 128.829। अब बात हो गई विधायक मत मूल्य की, तो अब किसकी चर्चा करेंगे, एक सांसद का मत मूल्य निकालने का क्या सूत्र होगा। तो देखिए सांसद मत मूल्य निकालने का सिंपल सा सूत्र है कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, हमने हर एक स्टेट के विधायक मत मूल्य निकाला, और सभी राज्यों के जब विधायक मत मूल्यों को का योग जो होगा, उसमें भारत में कुल निर्वाचित जो सांसद होंगे वो क्या कर देंगे, उसका भागफल इसमें दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या निकल के आएगा, एक सांसद का मत मूल्य निकल के आएगा। और ये देख लीजिए एक सांसद का मत मूल्य कितना निकल के आया, 708 आया। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे कि सब राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम जो कोटा है वो क्या है, तो कुल वेद मत क्या होगा, कुल वेद मत क्या होगा, कुल वेद मत हमने कहा कि कुल वेद मत बटे में क्या होगा, 2, और प्लस में क्या होगा, 1। यानी इसको ये भी कह सकते हैं क्या, 50% प्लस 1। क्लियर है, 50% प्लस 1। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि राष्ट्रपति अपना चुनावी फॉर्म भरता है। राष्ट्रपति जब भी इलेक्शन लड़ने जाता है तो जाहिर सी बात है चुनाव के लिए फॉर्म तो जरूर भरेगा। तो वो राष्ट्रपति अपना चुनावी फॉर्म किसके समक्ष भरेगा, तो याद रखना लोकसभा महासचिव के समक्ष भरता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि राष्ट्रपति अपना चुनावी फॉर्म किसके समक्ष भरता है, तो किसके समक्ष भरता है, लोकसभा महासचिव के समक्ष भरता है। अब वर्तमान में क्वेश्चन क्या बन गया कि साहब ये वर्तमान जो लोकसभा महासचिव हैं वो कौन है, तो श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव एट ए प्रेजेंट टाइम क्या है, लोकसभा महासचिव। अब यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को भी क्या चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है, यस, उसे भी 14 दिन का समय दिया जाता है। और वो किन से मिलता है, तो वो सांसद और विधायकों से क्या करता है, अपील करता है अपने इलेक्शन के लिए। क्लियर है। अब बात करेंगे साहब ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है ये एक्चुअली में कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो याद रखना कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड से। देखिए आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें ली हैं, कौन कौन सी, तो फर्स्ट तो ये आ गई साहब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आ गई। दूसरी हम क्या आ गई, नीति निर्देशक तत्व आ गई, क्या आ गई, नीति निर्देशक तत्व आ गए। और तीसरी जो आयरलैंड से हमने ली है वो क्या है कि राज्यसभा में क्या बता रहे हैं हम कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों की जो मनोनयन प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आयरलैंड से हमने कितनी चीज़ें उठाई हैं, 3 चीज़ें, कौन कौन सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, नीति निर्देशक तत्व एंड राज्यसभा में जो 12 सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्लियर है। अब अपन बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 56 की। और देखिए आर्टिकल 56 की बात करें अपन, आर्टिकल 56 की बात करें अपन, तो यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति की पद की पदावधि या कार्यकाल तो कितना होगा, तो याद रखना 5 वर्ष होगा, लेकिन पद ग्रहण की तिथि से होगा, वो कब से होगा,
पद ग्रहण की तिथि से। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, क्या एक बार भारत में राष्ट्रपति बनने के बाद क्या उसका दोबारा से निर्वाचन हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनगिनत बार निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन देखिए, संविधान यहाँ पे साइलेंट है। इंडिया में, भारत में संविधान जो है वो मौन है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। इसमें ये कहा गया है। बट अपने भारत में एक परंपरा है, और परंपरा के अकॉर्डिंग अधिकतम कोई व्यक्ति 2 बार तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये परंपरा है अपने। क्लियर है? अब अपन बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 158। और 158 की बात करें तो हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता, उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, और लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। याद रखना, क्या रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। इसमें एक नोट लगा के मैंने कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति की बाकी योग्यताएं सेम है, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो उपराष्ट्रपति में एक लाइन आ जाएगी कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल की बात करते हैं 59। और 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 देखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें तथा वेतन भत्तों का उल्लेख। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी और वेतन भत्तों का क्या क्या उल्लेख होगा। तो पहली शर्त जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ है 100 सांसद 1997 के बाद से ये प्रावधान किया गया है। प्लस अपन बात करने के साथ इसमें एक जमानत राशि भी तय की गई है। तो जमानत राशि कितनी होगी? तो 15,000। ये 15,000 रुपये कहाँ जमा होंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में जमा होंगे। अब अपन बात करें कि साहब जमानत जब्त होना कई बार अपन सुनते हैं, तो वो क्या है? तो देखिए, कुल पड़े वोटों का, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कुल टोटल वोट पड़े हैं उसमें से अगर किसी कैंडिडेट को 1/6 भाग वोट अगर प्राप्त नहीं कर पाता है वो, तो उसने जो जमानत के तौर पे जो राशि आरबीआई के पास जमा करवाई थी वो जब्त हो जाएगी। 1/6 भाग बोले तो 16.66% मत प्राप्त करनी अनिवार्य है, वरना उस कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। क्लियर है? जैसे अपन बात करें इस बार कि इस बार जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के सन 2017 में, और उन चुनाव का जो परिणाम आया उसमें हम बात करेंगे कि साहब रामनाथ कोविंद कौन कौन थे? एक तो थे आपके रामनाथ कोविंद, क्लियर है, और इनके सामने कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार, जो यूपीए द्वारा भेजी गई थी और ये एनडीए के द्वारा थे। क्लियर है? अब हम बात करें कि रामनाथ कोविंद को इन चुनावों में अपन बात करें तो 64.64, हम बात कर रहे हैं कि रामनाथ कोविंद को 64.65% वोट मिले, बल्कि इनको कितने मिले? 34.35% मीरा कुमार को। क्लियर है? देख लीजिए, टोटल 100% हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसी प्रकार हमने कहा कि 16.66% मत प्राप्त करनी अनिवार्य होंगे, 16.66 मत प्रतिशत प्राप्त करने अनिवार्य होंगे, वरना जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चुनाव का खर्चा जो इसमें होगा राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन वहन करेगा? तो निर्वाचन आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग क्या करेगा? चुनाव का खर्चा वहन करेगा। क्लियर है? अब आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास उपलब्ध होगा, जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। यानी राष्ट्रपति जितने दिन पद पे रहेगा उतने दिन उसको राष्ट्रपति भवन में रहना है, और वो भी निःशुल्क उपलब्ध होगा उसको। और राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो एक संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे। जो भी सुविधाएं संसद द्वारा समय समय पर दी जाएंगी, उस सारे उपलब्धियां जो भी होंगी, जो भी भत्ते होंगे, जो भी विशेषाधिकार, जो अधिकार जो मिलेंगे, वो सारे राष्ट्रपति को मिलेंगे। वेतन की बात आएगी तो वेतन इसका क्या है? 5 लाख रुपए है, वो भी टैक्स फ्री है। कहाँ से दिया जाएगा? तो देश की संचित निधि से, और जिसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति का पूर्व में वेतन कितना था? तो 1.50 लाख ही बोले तो 1.5 लाख रुपए इसका पूर्व में वेतन था। देखिए, हमने नोट में कहा भी है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता व पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अकॉर्डिंग 1.50 लाख था।
वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2018 से कर दिया गया है। पेंशन जो होगी वो क्या होगी, कार्यकाल के अंतिम महीने का 50%, यानी अपन अपन याद कर सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए मासिक इसकी क्या होगी, पेंशन होगी। क्लियर है। अब अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल 59(4) की, और आर्टिकल 59(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। जब भी वो होगा ऐसा तो कोई कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार आपने देखा होगा जी, देश में अभी वर्तमान में अपन बात करें तो कोरोना संकट छाया हुआ है, तो इसमें भारत के कुछ विशेष पद हैं, जैसे अपन बात करें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से, देखिए यहाँ पे बात कही गई है 59(4) कह रहा है कि कोई कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन हम बात करें कि वर्तमान महामारी जो पूरे देश में फैल रही है, कोरोना जो आया है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यपाल ने ये कहा है कि हम हमारी स्वेच्छा से 30% क्या करेंगे, अपनी सैलरी से कटवाएंगे, 30% पर मंथ कटवाएंगे। ये इन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा है, हालांकि काटने का कोई प्रावधान नहीं है, बट इन्होंने अपनी मर्जी से कहा है कि 30% कटाएंगे, जो तो क्या होगा, देश हित में वो पैसा खर्च किया जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 60, और 60 में क्या कहा गया है कि शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। अपन बात करें अभी क्वेश्चन बैंक के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल किसकी, 61 की, और 61 क्या कहता है तो वो सुन लीजिए। देखिए 61 कहता है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाएगा वो प्रक्रिया कैसी है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर या अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करने पर लाया जाता है। और कहाँ लाया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। याद रखना, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो क्या हो, लोकसभा हो, और चाहे वो क्या हो, राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाए, उस सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है। जिस सदन में लाया जाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोकसभा में लाया जाए, तो लोकसभा में या लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जाए, तो जिस सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा उसे पारित करना आवश्यक होगा। अगर मान लीजिए 1/4 सदस्य भी उसे पारित नहीं कर पाते हैं तो वो प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होंगी। यानी समझ गए कि महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा वो क्या होना चाहिए, पारित होना जरूरी है। और संसद के दोनों सदन मिलकर अगर 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देते हैं तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उसे पद छोड़ना होगा। क्लियर है। तो याद रखना कि जिस भी सदन में लाया जाए उसके 1/4 सदस्यों द्वारा पारित होना आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों के अगर सदस्य 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, पद छोड़ना होगा। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 62 की। हमने कहा निर्वाचन की पदावधि और आकस्मिक रिक्ति की पदावधि कितनी होगी, तो 6 माह। याद रखना, यानी निर्वाचन, एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होंगे बीच का गैप होगा वो 6 माह के अंदर अंदर हमें राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। और आकस्मिक रिक्ति में अगर राष्ट्रपति पद पे रहते हुए कि कुछ हो जाए उसको, या वो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या फिर मान लीजिए कि उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जाए, तो आकस्मिक रिक्ति में पद रिक्त हुआ है तो उस दौरान 6 माह के अंदर अंदर उसे क्या करना होगा, पद रिक्त, मतलब उस पद को भरा जाना जरूरी है। अब बात करते हैं पेंशन की, तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं अंतिम माह के वेतन का 50%। अगर हम कहें कि वो त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। एंड उपराष्ट्रपति वह त्यागपत्र किसको सौंप देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देता है। किसको सौंप देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष को सौंप देगा। अब मैं दोस्तों आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज ये अपना पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं भी आप शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए। क्लियर है। और हम दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। ये अपना फर्स्ट वीडियो था। कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपका जिनोलिया सर अब आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद आज के लिए। क्लियर है, ओके।